students, welcome back to my channel. And in last class we have discussed about tense, its kinds, and we have also discussed about the different parts of present tense. And in present class today we will discuss present indefinite tense. हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह उसे हम लोग ग्रामर के अंतर्गत हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे आज की क्लास में। तो कल हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार भेद होते हैं, जिसमें पहला था सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तीसरा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके डिफिनीशन, उसकी आइडेंटिटी, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नाम जो है सिंपल और इंडेफिनिट दोनों के अर्थ को जैसे ही हम लोग जानते हैं तो बहुत कुछ हमारे लिए क्लियर हो जाता है। जैसे सिंपल का क्या मतलब होता है, साधारण, सामान्य, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत ना वैसे एक्शंस आते हैं जो एक्शंस वैसे आएंगे जो इंडेफिनिट होंगे, मतलब उसकी अनिश्चितता होती है, या वो एक्शन साधारण होगा, हैबिचुअल एक्शन होंगे। हैबिचुअल बोले तो आदतों वाली एक्शन, जैसे कि कोई सिगरेट पीता है तो उसकी आदत है। रेगुलर एक्शन, जैसे वो रोज मंदिर जाता है, या जो भी जनरल ट्रूथ है, जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये सब जनरल एक्शन होंगे। तो इस तरह के सारे सेंटेंस आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम किसी वस्तु का स्थिति, अवस्था, हालात, मौजूदगी, इन सब चीजों के बारे में भी जब अध्ययन करते हैं तो वह होता है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। जैसे राम इज काइंड, ही इज अ गुड पर्सन। तो इसमें क्या है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो बताया जा रहा है जो प्रेजेंट टाइम में है। तो इन सारे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा, अ टेंस दैट डील्स विथ सिंपल, regular, habitual, or universal actions or events of present time is called present indefinite tense। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि a tense that deals with simple, regular, habitual or universal actions or events of present time is called present indefinite tense। Means what? Means in present indefinite tense we discuss about those actions which are regular, indefinite, universal, etc. In spite of these things, it also deals with, you can write down in notes, it also shows situation, state, possession, existence, etc. of the subject। मतलब कि इन सारे कार्य या घटनाओं के अलावा
यह क्या करता है, कर्ता की स्थिति, अवस्था, हालात, मौजूदगी, इन सब चीजों का भी बोध कराता है। जैसे रामू इज अ गुड बॉय, तो यहाँ क्या है, एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन रामू के बारे में कुछ तो बताया जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है। ही इज इल, यह बताया जा रहा है कि वो बीमार है। उसी तरह अब एक्शन को दिखलाने वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। रामू प्लेज कबड्डी, मतलब कि रामू कबड्डी खेलता है। तो ये हो जाता है आपके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये आपका डेफिनेशन हो गया, इसको आप नोट कर ले। और अगर हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसका क्या डेफिनेशन होगा कि वह टेंस जिससे वर्तमान समय के सामान्य, नियमित, आदतन या वैश्विक कार्य या घटनाओं का बोध होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नोट में हम लोग लिख लेंगे कि यह कर्ता के स्थिति, अवस्था, अधिकार, हालात, मौजूदगी इत्यादि का भी बोध कराता है। एग्जाम्पल को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे रामू इज अ गुड बॉय, रामू एक अच्छा लड़का है, तो रामू की अच्छाइयों को यहाँ दिखाया जा रहा है। ही इज इल, वह बीमार है, उसकी अवस्था को दिखलाया जा रहा है। रामू प्लेज कबड्डी, यहाँ रामू के एक्शन को दिखलाया जा रहा है कि रामू कबड्डी खेलता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन। आप लोग इसको नोट कर ले। और अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिटी को देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो पहले हम लोग अंग्रेजी के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। तो अंग्रेजी के सेंटेंस को पहचानने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में, जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते, देखिए जैसे रामू प्लेज कबड्डी, हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के तौर में, तो जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज होता है, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेसिक फॉर्म का यूज हो, या जब उसमें एस आई एस लगा हुआ होता है, तो वह टेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसी को हम लोग पहचान के रूप में लिख लेते हैं। When a sentence contains the structure of subject plus V1 or V5, means verb 1 या verb 5, then it is said in present indefinite tense. ठीक है, मतलब कि जब किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 हो, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, रवि चीट्स हिज फ्रेंड। हम लोग अगर इसको निगेटिव में लेते हैं तब भी स्ट्रक्चर यही होगा, जैसे ही डज नॉट कुक, वह खाना नहीं पकाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V5 है, यहाँ वर्ब 5 के रूप में डज आ जा रहा है। डू दे नॉट हेल्प मून, ये हमने येस नो इंट्रोगेटिव का एक स्ट्रक्चर लिया। यहाँ पर भी क्या है, येस नो इंट्रोगेटिव में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है वह शुरू में आ जाता है, तो दे के साथ यहाँ पर डू आगे प्लस मेन वर्ब के रूप में हेल्प है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का सिंपली यूज होता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके पहचान को हिंदी के रूप में। तो हिंदी में हम लोग इसके पहचान को कैसे जानेंगे कि जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो वह हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसे हम लोग चाहे तो लिख लेते हैं। हम लोग अब इसके पहचान को लिखेंगे।
कि जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। ठीक है, जैसे वे सब क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, इत्यादि। तो इसके आधार पर हम इजली इस पहचान के आधार पर हम लोग इजली समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं कुछ भी लगा रहे हैं तो वह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। और तब हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर जो हम लोग अभी देखेंगे उसको फॉलो करते हुए इसको हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। हाँ, तो अभी आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि हम लोग इसके यूजेज को नहीं देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता कहाँ। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आगे के चैप्टर में जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे यूजेज को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इसकी पहचान को पढ़ेंगे, जिससे कि हम ट्रांसलेट करना सीख जाए। यूज करना वो हम लोग टाइम एंड टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें और इसके बाद हम लोग तुरंत स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्यों देखेंगे? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी बहुत टफ लगती होगी, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के रूप में न लेकर आप इसे एक भाषा के रूप में ही ले तो एक भाषा के रूप में भी एक बहुत ईजी है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना विचार है, अगर आपको इच्छा है कि आप अंग्रेजी को अच्छे से बोले तो ये भी आपके लिए बहुत आसान काम है, बिल्कुल टफ नहीं है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ की भाषा को कैसे फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ की भाषा के बहुत कम ही वर्ड वह सुन चुके होते हैं या बिल्कुल भी नहीं सुने होते। लेकिन अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसका बहुत सारे वर्ड्स हम लोग अपने प्रेजेंट लाइफ में यूज करते हैं। अगर हम लोग सोच ले कि हम अंग्रेजी का एक भी वर्ड यूज नहीं करेंगे तो यह बिल्कुल असंभव सा काम होगा हमारे लिए। तो हम लोग पहले से ही इंग्लिश से इतना जुड़े होने के बावजूद अगर डर रखते हैं कि अंग्रेजी हमारे लिए टफ है तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल ही आसान भाषा है। बस जरूरत क्या है? जरूरत है आपकी इच्छा शक्ति का। आप अगर ठान ले कि हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी को अच्छे से सीख सकते हैं, आप बिल्कुल करेंगे और बढ़िया करेंगे। और इसके लिए आपको जरूरत होती है सबसे ज्यादा वो होता है टेंस का और वर्ड पावर का। और आपके वर्ड्स के लिए भी आपको, चूंकि आपका जो सिलेबस होता है उसमें भी आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्पेलिंग से जुड़े होते हैं। तो हम बहुत जल्दी आपके लिए कुछ वीडियो ऐसे भी लाएंगे जिसमें हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स सिखाएंगे जिस वर्ड्स के स्पेलिंग में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं या जिस तरह के वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को। और आगे की वीडियो को आप देखते रहे, बहुत जल्द हम आपके सामने एक स्पेलिंग टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे जिससे आपकी स्पेलिंग और मजबूत होगी, आपका वर्ड पावर भी इंक्रीज होगा।
तो अभी देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें जो अफर्मेटिव सेंटेंस को भी नहीं समझ रहे होंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह होता है कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, उसमें 10th तक में, खासकर बिहार में, ये अंग्रेजी सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे 10th करने के बाद ही अंग्रेजी के क्षेत्र में मतलब स्टडी करना शुरू ही करते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें होती है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते हैं शुरू से ही। तो हम लोग जान लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा होगा तो सेंटेंस के 5 भाग आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला था असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, जिसमें हम लोग जनरल स्टेटमेंट का स्टडी करते हैं, जनरल स्टेटमेंट जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और जनरल स्टेटमेंट जब भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जब किसी एक्शन को, कभी किसी जनरल स्टेटमेंट को पॉजिटिवली दिखाया जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि वह खेलता है, एक जनरल स्टेटमेंट है, तो वह खेलता मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी को दिखलाया जा रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और जैसे ही यहाँ पे निगेटिविटी को दिखलाया जाए, जैसे वह नहीं खेलता है, तो यह फिर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो अफर्मेटिव का हम लोग कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होता है। मतलब जहाँ पे कोई जनरल स्टेटमेंट को का जिक्र हो वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके लिए स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस जब अफर्मेटिव में होता है तो हम लोग उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। पहले हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में वाक्य लिखते हैं, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता है या वह अंग्रेजी सीखता पढ़ाता है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। सिंपल सा एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है। तो इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चूंकि यहाँ ताहत है देख लेते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वही हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। और तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है। तो जैसे अब हम इसको बनाते भी चल सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वो अंग्रेजी पढ़ता है, सब्जेक्ट हुआ है ही, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। तो ही, शी, इट या कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जहां जिक्र हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच। तो इसमें हम लोग ये जोड़ देंगे, मतलब यहाँ वर्ब 5 का यूज हुआ। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और तब जो भी अदर वर्ड होंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो ही टीचर्स और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। अब हम लोग यहाँ नोट में लिख लेंगे। नोट में क्या लिख लेंगे कि भाई वर्ब 5 का यूज किसके साथ होता है। तो लिख लेते हैं वर्ब 5 मीन्स व्हाट, मीन्स वर्ब में एस या एस जुड़ा हुआ जो होता है वह हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, शी, इट और सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब
एस या वर्ब 5 मतलब कि वर्ब में एस या एस का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट या कोई भी एक नाम हो, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं वर्ब 5 का। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि कहाँ पे वर्ब 1 और कहाँ पे वर्ब 5 का यूज होता है। तो इस स्ट्रक्चर को जैसे ही हम लोग जान लेते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हम सब एक साथ गीत गाते हैं, है ना। तो हम सब का क्या हो जाएगा, वी। अब स्ट्रक्चर पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम सब। सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हम सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सब का वी। उसके बाद क्या, वर्ब या वर्ब 1 या वर्ब 5। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि वी कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो यहाँ वर्ब 1 यूज होगा। तो वर्ब 1 क्या है, गाना। तो गाना का अंग्रेजी हो जाएगा क्या, सिंग। तो वी सिंग और सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया कि टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सताता है, ठीक है। सताना, सताना का अंग्रेजी हो सकता है आप नहीं जानेंगे, तो जो भी वर्ड आपको नया मिले उसको आप क्या कीजिए, उसको भी आप एक पेज पे लिखते चले। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे रमेश। अब रमेश आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। उसके बाद सताना, सताना का अंग्रेजी क्या होता है, टॉर्मेंट। तो टॉर्मेंट में हम लोग एस लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और रमेश किसको सता रहा है भाई, सुरेश को। तो इस तरह हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसको आप नोट कर ले, एग्जाम्पल को भी नोट कर ले, खुद आप कोशिश भी करें बनाने का। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो इस वीडियो के शुरुआत या लास्ट में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, या वीडियो में कहीं भी कुछ एरर नजर आए या कोई भी सुझाव हो तो भी आप हमें वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लें। और अब हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग इसके निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करते थे, तो वहां पर वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज न होकर वहां से वर्ब 1 यूज होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं। वर्ब 5 में जो एस लगाते थे वही एस हम लोग डज में लगा देते हैं। और ठीक इसी तरह डज का यूज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। चूंकि हम लोग एस कहाँ यूज कर रहे थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट या एक वस्तु व्यक्ति के साथ। तो उसी के साथ हम लोग यहाँ डज का भी यूज करेंगे, और इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, और तब हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। और ये हो गया हमारा निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। और फिर हम लोग इस पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे रामू सोनू का मदद नहीं करता है। वे सब यहां नहीं आते। तुम अपना काम नहीं करते। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग इस पैटर्न पे इसको इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, रामू, फिर डू या डज यूज करेंगे, तो रामू के साथ डज। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखें, ट्रांसलेशन खुद से बनाएं और फिर यहाँ से मैच कर ले। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी।
तो रामू डज नॉट हेल्प, ठीक है। नॉट के बाद वर्ब वन क्या है यहाँ पे, मदद करना का हेल्प हो गया। और ऑब्जेक्ट किसका मदद किया जा रहा है, सोनू का, तो यहाँ सोनू ऑब्जेक्ट हो गया। और इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया। आप लोग इसको खुद से बनाएं और खुद से यहाँ मिला भी लें कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है बेशब, तो बेशब का दे के साथ डू या डज से क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद नॉट लगेगा, दे डू नॉट। फिर वर्ब वन, वर्ब क्या है, आना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, अदर वर्ड क्या है, यहाँ है। तो ठीक है, दे डू नॉट कम हियर। अब तुम अपना काम नहीं करते हो, तो तुम यहाँ सब्जेक्ट है तो यू, तुम के साथ डू, उसके बाद नॉट, यू डू नॉट। अब यहाँ काम करना के लिए अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं, डू। यू डू नॉट डू। ए डू जो हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो गया। ये जो डू है वो काम करने के लिए, तो डू। और अपना काम का अंग्रेजी में हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अपना का इंग्लिश होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो अपना का आप जान लीजिए, अपना जो है वह, यह जो वर्ड है, इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग इसको चेंज करते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, तो काम किसका हुआ भाई, मेरा हुआ। तो मैं अपना काम करता हूं, तो वहां पर अपना के लिए माई हो जाएगा, आई डू माई वर्क। हम लोग अपना काम करते हैं, तो काम किसका हो गया, हमारा काम हो गया, तो वी डू आवर वर्क, ठीक है। तुम अपना काम करते हो, मतलब काम किसका, तुम्हारा, तो यू का योर, ठीक है। इसी तरह आगे भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे वह अपना काम करता है, तो यहाँ भाई वह क्या होगा, अपना काम किसका हुआ, यहाँ पे उसका हुआ तो हिज। उसी तरह अगर लड़की है तो काम उसकी हुई, तो लड़की के लिए क्या होगा, सी अगर है तो हर। उसी तरह दे है तो दे के साथ देयर। और उसी तरह अगर कोई नाम है, सिंगल नाम है, जैसे रामू अपना काम करता है, तो रामू डज हिज वर्क। फिर कोई लड़की है, सीता है, तो हर। और अगर दो नाम है, रामू एंड सोनू, तो फिर यहाँ पर देयर हो जाएगा। तो आप लोग इसको मतलब कि समझ लेंगे, माइंड में बैठा लेंगे कि हम लोग कैसे इसको अपना का अंग्रेजी निकालेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यू डू नॉट डू किसका काम, तुम्हारा काम। तुम अपना काम नहीं करते, मतलब तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तो यू डू नॉट डू योर वर्क, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और इसको प्रैक्टिस करें। जब भी आपको हम एग्जांपल दे कोई भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में, तो ये स्ट्रक्चर के बाद जैसे ही हम हिंदी लिख देते हैं, आप वीडियो को पॉज करें और उस स्ट्रक्चर पे आप उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करें। और फिर बाद में मैं जब उसको ट्रांसलेट करूंगा तो आप उसको मिलाएं और आपकी गलती कहाँ हुई वहां आप देखने का कोशिश करें, क्योंकि मैं बाद में समझाऊंगा तो आपको पता चलेगी कि आपकी गलती कहाँ होती है और उस चीज को आप सीख पाएंगे। और अगर आप सिंपली नोट करेंगे तो हो सकता है कि आप उतनी अच्छी नहीं समझेंगे जितना अच्छा आप गलती करके सीखेंगे। इसलिए गलती करने से नहीं हिचके, खुद से बनाए, स्ट्रक्चर को देखिए, बनाइए। और वही नहीं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अगला स्ट्रक्चर भी बनाना सीखिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखते हैं येस नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग इसको लिख ले। तो आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा चीज सीखिए। कोई भी सेंटेंस, आप लोग बहुत सारे सेंटेंस तो आप लोग जान देंगे। जैसे वह एक शिक्षक है, हम लोग उसका ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं, ही इज अ टीचर। और बचपन से आप सीखे होंगे कि अगर वह एक शिक्षक नहीं है तो ही इज नॉट अ टीचर। हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ। उसी तरह हर सेंटेंस में होता है। और अगर उसी को हम लोग येस नो इंटरोगेटिव के रूप में लाएंगे तब क्या करते हैं, क्या वह एक शिक्षक है, इज ही अ टीचर, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ठीक वही चीज हम लोग हर जगह देखते हैं, हर सेंटेंस में वही फंडा है। अगर आप निगेटिव जाइए, येस नो इंटरोगेटिव जाइए, हर जगह उसी तरह का चीज है, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को जैसे ही शुरू में ले आएंगे। जैसे येस नो इंटरोगेटिव पहले आप जान लीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा। क्या वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, जवाब क्या होगा भाई, हाँ या ना होगा। तो जब शुरू में क्या जिसमें लगा हुआ हो ना, उसके लिए ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो अभी हम लोग बात किए कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग शुरू में प्लेस कर देते हैं, तो डू या डज, ठीक है, ये ना ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, तो डू या डज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल यूज verb 1. Verb 5 will not be used here. Why? Because does is here. And after that we will write down the object. And then other one, then we will place a question mark here. Okay. And now I am giving you the examples and try to translate these examples. Okay. क्या हम सब संस्कृत पढ़ते हैं? क्या सोनू मोनू को तंग करता है? क्या उसका भाई तुम्हें पढ़ाता है? ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए बना के, बाद में इधर मैच कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ठीक है, अब देखिए इसको। तो हम सब है, सब्जेक्ट हम सब है यहाँ पे, तो हम सब का अंग्रेजी क्या होगा, वी। तो वी के साथ ही, वी के अनुसार ही हम लोग डू या डज का यूज करेंगे। तो वी के साथ हम लोग डू यूज करते हैं, तो डू यहाँ लिखेंगे, और तब सब्जेक्ट वी, तब वर्ब 1, वर्ब क्या है, रीड, डू वी रीड, और तब ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, संस्कृत। हो गया, बहुत आसान है। अब क्या सोनू मोनू को तंग करता है, तो यहाँ सोनू डज, क्योंकि सोनू एक नाम है, ये दो नाम यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सब्जेक्ट कौन है, सोनू है, मोनू को तो तंग किया जा रहा है, तो मोनू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो डज सोनू वेक्स, तंग करने के लिए वेक्स या पेस्टर यूज कर सकते हैं, मोनू। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दो नाम है, हम लोग यहाँ पे डू क्यों नहीं यूज करेंगे। तो दो नाम है लेकिन एक नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या उसका भाई तुम्हें पढ़ाता है। तो क्या उसका भाई तुम्हें पढ़ाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई। और इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि भाई है कि भाई लोग है या भाई सब है। ठीक है, भाई है मतलब क्या है, सिंगुलर है, एक भाई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, डज लगेगा। और उसका भाई है तो हिज ब्रदर, डज हिज ब्रदर। ठीक, और उसका डू या डज और सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच। और किसको पढ़ाने की बात हो रही है, तुम्हें, तो यू। ठीक है, सिंपल है, बन गया होगा आप लोग का भी। और अब हम लोग देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर। यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको देता हूँ आगे के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लंबी लंबी वीडियो को देखकर बोर हो। बोर खैर तो पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी चीज को पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होता है। कोई भी चीज जब हम खुद से सीखने की इच्छा रखते हैं ना, तो कभी हमें बोरिंग नहीं लगेगी, चाहे कितनी भी लंबी क्लास हो। लेकिन हर तरह की, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और इसके ठीक बाद आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, उसमें आप आगे के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। अभी हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होगा भाई? तो जिसमें हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मकता का बोध इसमें होगा। जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, तो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन क्या है, निगेटिविटी पे फोकस किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम लोग जिस तरह का यस नो इंट्रोगेटिव में डू या डज लगाए थे वैसे यहाँ भी होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा और तब यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं नॉट को। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तब लिखेंगे फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। और अगर हम चाहे तो डू और नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में ही लिख लेते हैं, डोंट या डजंट। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तब सब्जेक्ट चूंकि नॉट यहाँ आ गया लॉरी वर्ब के साथ, तब वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और तब अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। और अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे क्या वे सब नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या सूरज सड़क पर नहीं दौड़ता है? क्या तुम लोग अपने देश की सेवा नहीं करते? ठीक है, तो इसको आप लोग इसे स्ट्रक्चर पे बना के देखिए। वीडियो को रोक के इसको बनाइए। मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो वे सब है, तो वे सब के साथ डू या डज, तो डू लगेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो डू दे, फिर नॉट रीड। क्या वे सब नहीं पढ़ते? हो गया। अगर इसी को अगर हम लोग चाहते तो इस तरह से बना सकते थे, डोंट दे रीड। ये भी सही है, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। अब है कि क्या सूरज सड़क पर नहीं दौड़ता? या सूरज भाई नाम वाली सूरज है, तो क्या है? डज सूरज नॉट रन ऑन द रोड? ठीक है, आप थोड़ा लिखावट को ध्यान से देखेंगे, आर और एस में कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा ज्यादा कर्सिव हो जाता है कहीं कहीं हैंड राइटिंग। तो और अगला सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम लोग अपने देश की सेवा नहीं करते हो? तो तुम लोग है, तुम लोग के साथ क्या रहेगा? डू, तब यू, फिर नॉट, डू यू नॉट। अब क्या है? देश की सेवा करना। सेवा करना का अंग्रेजी क्या होता है? सर्व। तो डू यू नॉट सर्व, और फिर क्या है? अपने देश की। तो अपने का अंग्रेजी क्या होगा? तुम लोग है, यू, तो यू का अपना मतलब तुम्हारा, तो तुम्हारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? योर। डू यू नॉट सर्व योर कंट्री? ठीक है, ये हो गया आपका यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। आप इसको बढ़िया से नोट कर ले, एग्जांपल्स को मिला ले। और अब हम लोग देखेंगे इसका आगे का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। या यहाँ भी हम लोग उस तरह कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद डोंट या डजंट का यूज कर सकते हैं, तब सब्जेक्ट का यूज कर लें, तब वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, और अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह खाना क्यों नहीं पकाती?
वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता? ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो वह खाना क्यों नहीं पकाती है? क्यों का पहले हो जाएगा वाई, डू या डज में डज होगा क्योंकि वह है सब्जेक्ट। तो डज चूंकि यहाँ पकाती है मतलब किसी लड़की का बोध हो रहा है, तो वाई डज शी नॉट कुक। हम फूड नहीं भी लिखे तभी चलेगा क्योंकि पकाते हम लोग जनरली खाना को ही। वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? तो वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, या हम लोग वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट, डू और नॉट पे एक साथ जोड़ के डोंट भी लिख सकते हैं। वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता हूं? कैसे का क्या हो जाएगा? हाउ। मैं के साथ डू लगता है, हाउ डू आई नॉट हेल्प यू। ठीक है, ये हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग इसको नोट कर ले बढ़िया से। और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर स्पेशल देखते हैं हु के लिए, स्ट्रक्चर विथ हु। तो हु के लिए क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं हु के बारे में, तो जान लीजिए जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन यहाँ पर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं कौन के बारे में, पढ़ाने का काम भी कौन कर रहा है। और एक तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो कौन के जगह पर हम जैसे ही कोई नाम रख देते हैं, तुम्हें रामू पढ़ाता है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है? तुम्हें रामू पढ़ाता है, तो वहां रामू क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग हु के लिए जब भी स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो जनरली हम लोग इसमें वर्ब 5 लगा के भी बना सकते हैं। हु प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे। और इसी में अगर हम लोग निगेटिव लेंगे, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर को हम लोग इसी में देख लेते हैं समय बचाने के लिए। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? हु, और इसमें डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। देखिए यहाँ डज और डू में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि भाई डू क्यों नहीं लगा। डू लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जा सकता है। कब? तो वहां पर सेंस क्या हो जाएगा कि आप एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हु टीचर्स यू। अगर तुम्हें कौन लोग पढ़ाते हैं तो हु टीच यू, ये भी सही है। तो हम आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं हु प्लस डू या डज। ठीक है, जनरली डज लगाएंगे, कौन लोग है तब डू लगेगा, लेकिन ऐसा रेयरली ही कभी क्वेश्चन इस तरह का आता है। नॉट प्लस वर्ब, उसी तरह यहाँ पे वर्ब 1 भी लग सकता है, जैसे तुम्हें कौन लोग पढ़ाते हैं तो हु टीच यू। ठीक है, यहाँ भी वर्ब 1 यूज किया जा सकता है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब 1 सॉरी हाँ ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग इसमें दोनों तरह के सेंटेंस को देखते हैं। जैसे रामू को कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हु पढ़ाना तो टीच, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे हु टीचेस यू। ठीक है, और इसको कैसे बनाएंगे? हु डज नॉट, चूंकि निगेटिव है, हु डज नॉट नो यू। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। पीछे का जो भी स्ट्रक्चर है आप लोग उसे बढ़िया से नोटबुक में लिखे, उस पर प्रैक्टिस करें। कोई भी शंका हो उसके लिए आप यहाँ भी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो या कोई भी शंका हो, कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हो तो, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और चूंकि बहुत सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत जिसे हम रखते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं और हमें पढ़ने भी होते हैं, तो हम लोग उस स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि जनरल जो स्ट्रक्चर है सभी टेंस का उसे पहले खत्म करेंगे, और जैसे ही हम लोग फ्यूचर टेंस को खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। जैसे किसी सेंटेंस में दो तरह के वाक्य, दो वर्ब है या कुछ कंडीशनल सेंटेंस है, तो इन सब के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। और बहुत जल्द आप लोग के लिए मैं स्पेलिंग से जुड़ा हुआ भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। और एक क्या अनेकों वीडियो की आपको जरूरत है, क्योंकि स्पेलिंग बहुत सारे वर्ड्स है ना जो हम कॉमन, हमारे लिए बहुत कॉमन है, हम लोग फ्लुएंटली उसका यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमें उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग वीडियो का एक सीरीज लेकर चलेंगे और उसमें बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिसमें हम लोग जिसे हम लोग अक्सर मिस स्पेल करते हैं। तो उन वर्ड्स को भी आगे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी इसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और अभी के वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हमसे जुड़े रहिए और हम कोशिश करेंगे आपको बहुत बेहतर से बेहतर आपको सहयोग करें आपकी पढ़ाई में। थैंक यू।